नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। कल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव है, लेकिन बड़ी सियासी खबर बिहार से आ रही है। इन सियासी हलचलों के केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि कयास लग रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए से अलग हो सकते हैं। और यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अटकलों की ये हलचल इतनी ज्यादा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जवाब देने मीडिया के सामने आ गए। सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया। आखिर इन जवाबों की जरूरत क्यों आन पड़ी? सीएम नीतीश कुमार को खुद सामने आकर सफाई क्यों देनी पड़ी? ये सवाल शुरू हुए 3 दिन पहले इन तस्वीरों से। पिछले 3 दिनों की इन 3 तस्वीरों ने आज चौथे दिन बिहार में सबसे बड़ी सियासी हलचल पैदा कर दी। 19 फरवरी और 21 फरवरी की तस्वीरों पर चर्चा से पहले बात 20 फरवरी की तस्वीर की, जिसमें सीएम नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहे हैं। बात केसीआर और शरद पवार के बीच चल रही है, लेकिन चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार ही है। 20 फरवरी को मुंबई में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार हुई और इस लड़ाई में बीजेपी के सहयोगी नीतीश कुमार को भी साथ लेने पर चर्चा हुई। और सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात का निष्कर्ष 2 बिंदुओं में कुछ इस तरह निकला। नीतीश कुमार को विपक्ष राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकता है। यूपी चुनाव के बाद नीतीश एनडीए छोड़ सकते हैं। और सूत्रों की इन अटकलों को हवा देने में शरद पवार के सिपहसालार नवाब मलिक ने भी देर नहीं लगाई। पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़ें, उसके बाद क्या विचार होगा तो निश्चित रूप से तय किया जाएगा। पहले उनका साथ छोड़ें। और रही सही कसर पूरी कर दी नीतीश कुमार के करीबी और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने। श्रवण कुमार ने नीतीश को राष्ट्रपति मटेरियल बता दिया। नीतीश कुमार जी तो मटेरियल है ही, इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार का जो विजन है, नीतीश कुमार जी की सोच है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर ख्याति का सोच और उनका विचार है। वहीं आरजेडी ने एक कदम आगे बढ़कर नीतीश को शुभकामनाएं भी दे दी है। नीतीश कुमार जी में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, वो सीनियर लीडर है, अनुभवी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। 19 फरवरी को नीतीश कुमार ने दिल्ली में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि विपक्ष के विरोधियों को नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट करने में प्रशांत ही लगे हुए हैं। इन अटकलों के बाद बिहार की सियासत में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या एनडीए छोड़कर विपक्ष के साथ जाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश बीजेपी से अलग होंगे तो क्या लालू से हाथ मिलाएंगे? नीतीश एनडीए से अलग होंगे तो बिहार का सीएम कौन होगा? क्या तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे नीतीश कुमार? नीतीश बीजेपी से अलग होते हैं तो क्या जेडीयू एकजुट रह पाएगा? बिहार जैसे राज्य के सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और जनता की सेवा का दायित्व तो भी 2025 तक है, इसलिए कोई ऐसा विमर्श की अद्यतन स्थिति नहीं। नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया कि ऐसी अटकलों के बारे में तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की। ऐसा आइडिया तो उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं। एक तरह से उन्होंने इस खबर को खारिज कर दिया है। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में जहां धुआं है वहां आग भी होता है। नीतीश कुमार का इतिहास बताता है कि वो कब और कैसे कहां अचानक फैसला ले लें, ये कोई नहीं जानता है। बीजेपी के साथ तल्खी जग जाहिर है। ऐसे में और भी खबरें आती रहेंगी। बिहार के बाद भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और इस समय की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। यूरोपियन देश यूक्रेन को बांटने वाले रूस की हरकत पर दुनिया के देशों की जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है। ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन सरकार ने रूस के 5 बैंकों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के बाद अब दूसरे देश भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी पहले से ही विरोध कर रहे हैं रूस का। जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर हमला बोलने के लिए तैयार है रूस। दरअसल रूस ने यूरोपियन देश यूक्रेन के 2 बागी राज्यों को अलग देश की मान्यता देकर हालात खराब करने की कोशिश की है।
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश रूस को जवाब देने के लिए हुंकार भर रहे हैं। इन हालातों के बीच हिंदुस्तान की मोदी सरकार शांति की अपील कर रही है। दुनिया पर विश्व युद्ध के खतरे की इस खबर में यूक्रेन की महिला आर्मी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में। 60 सेकंड में 100 मिसाइल छूट रही हैं और दुनिया पर छाया है सबसे बड़ा खतरा। और इन्हीं मिसाइलों को टक्कर देने के लिए तैयार है एक महिला मोर्चा। धरती को हिलाते ये टैंक आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। और इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हैं बंदूक वाली ये हसीनाएं। आसमान को चीरते हुए युद्ध के लिए तैयार हो रहे ये हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और दुनिया पर मंडराया है नई बर्बादी का संकट। और इसी संकट से सामना करने के लिए तैयार हैं ये बेटियां। हिंदुस्तान की धरती से करीब 5,500 किलोमीटर दूर ये हलचल उस यूरोप की धरती पर है जहां से 2 बार विश्व युद्ध की चिंगारी भड़की। और अब एक बार फिर यूरोप के देश यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है, जिसकी शुरुआत तो पिछले कई महीनों से हो रही थी। लेकिन युद्ध की आग में आखिरी घी डालने का काम कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये हस्ताक्षर करके किया। रूस ने यूक्रेन देश के 2 ऐसे प्रांतों को अलग देश की मान्यता दे दी जो लंबे समय से अपनी ही यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे थे। यानी साफ साफ कहें तो रूस ने यूक्रेन के बंटवारे पर मुहर लगा दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हरकत को टक्कर देने के लिए यूक्रेन देश की सेना में शामिल महिलाओं की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देखिए कैसे यूक्रेन की सेना की इस परेड में ये महिला जवान जोश में है। रूसी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए परिवार बच्चों को छोड़कर ये सैनिक मोर्चे पर डटी है। अपने देश यूक्रेन पर रूसी हमले के मंडराते खतरों के बीच यहाँ की महिलाओं ने हथियार उठा लिए हैं। अलग अलग पेशे से जुड़ी महिलाएं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेकर देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो रही हैं। इन महिलाओं को बंदूक चलाने से लेकर फर्स्ट एड और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ज्यादातर महिलाएं अपना काम, घर परिवार और बच्चों को छोड़कर मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे बढ़ी है। यूरोप का यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां 30 साल पहले से ही महिलाओं को सेना में फ्रंट लाइन के लिए तैयार किया जा रहा था। देखिए ये महिला सैनिक कैसे युद्ध के हालात में घायल जवानों के इलाज के लिए ट्रेनिंग ले रही है। इलाज नहीं बल्कि यूक्रेन की ये हसीनाएं हर मोर्चे पर पुतिन की साजिश पर पलटवार करने के लिए तैयार है। यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो अमेरिका और बाकी देश भी इस युद्ध से जुड़ जाएंगे, जिसका सीधा असर हिंदुस्तान पर भी होगा। इसीलिए भारत चाहता है कि शांति हो। यूएन में भी भारत ने यही कहा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बात दुनिया के सामने रखी। जो यूक्रेन का मामला है, भारत यही चाहता है कि किसी तरीके से शांति स्थापित हो और बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए, यह भारत चाहता है। और अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन ने यह कहा है कि हम रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करने को तैयार हैं। यदि दोनों की बातचीत होगी तो मैं तो आश्वस्त हूं कि कोई न कोई समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। भारत का जहां तक पक्ष है, भारत शांति चाहता है। यूक्रेन और उसके सीमावर्ती इलाकों में 20,000 भारतीय रहते हैं, जिनको वापस लाने के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। एयर इंडिया के विमानों के जरिए भारतीयों का आना शुरू भी हो गया है। हालांकि अभी मोदी सरकार ने भारतीयों को वापस लौटने के लिए सिर्फ सलाह दी है, सबको लाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। कि जिस तरह यूरोप में नया युद्ध शुरू हो रहा है, उससे सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया पर असर होगा। महंगे तेल से लेकर दूसरे सामानों की महंगाई की ऐसी मार पड़ सकती है जो दुनिया को कई दशक पीछे ले जा सकती है। हिजाब विरोध के विवाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का मामला ठंडा नहीं हुआ है। वीएचपी और बीजेपी के नेता इस हत्या को मुस्लिम कट्टरपंथ का जहर बता रहे हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की रविवार को हत्या हुई थी और इस मामले में अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शिवमोगा में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। आप ताजा अपडेट इस हत्या को लेकर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक के शिवमोगा में हिजाब विरोध में हत्या पर कल दंगों की ये आग भड़की और अब इस आग के विरोध की आग जम्मू कश्मीर तक पहुंची है।
जम्मू में आज बजरंग दल ने अपने कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला जलाया और कर्नाटक में आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए। जल्द से जल्द हर्षा के दोषियों को सामने लाया जाए और जल्द से जल्द उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इधर कर्नाटक के शिवमोगा में कल से ही कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हिंसा की आग फिर न भड़के, इसलिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के आरोप में कई लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को कस्टडी में ले लिया है ऑलरेडी। अभी और 3 लोग का नाम है, वो जल्दी से जल्दी उनका ऊपर एक्शन होगा। कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार को 26 साल के युवक हर्षा की चाकू और तलवार मारकर हत्या की गई थी। परिवार ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें गोरक्षा करने के विरोध में हत्या के आरोप कुछ मुस्लिम युवकों पर लगाए गए हैं। अब हर्षा की बहन भी सामने आई और पूरे मामले पर अपना दुख इस तरह जताया। ಹಿಂದೂ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮುಸ್ಲಿಂಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹಿಂದೂರ್ಗೂ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಿ ಹೊರತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿಪ್ಪ। बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या का मुद्दा कर्नाटक से बाहर चुनावी राज्यों में भी फैला है। वजह है हिजाब विरोध। हर्षा ने हिजाब के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी की थी। इसी मुद्दे को कर्नाटक के कई नेता खूब उछाल रहे हैं। हिजाब यूपी चुनाव में भी मुद्दा बन चुका है। हालांकि कर्नाटक में हालात फिलहाल काबू में हैं। कल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव है। चुनाव राजधानी लखनऊ में भी होना है और कल के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान खत्म हो जाएगा। अभी तक के बीते 3 चरणों के चुनाव में अलग अलग मुद्दे गर्म हुए। अब चौथे चरण के चुनाव से पहले आतंकवाद, राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की इस कोशिश का जवाब अखिलेश यादव महंगाई और रोजगार का सवाल उठाकर दे रहे हैं। तो आधा चुनाव खत्म तो कल होगा, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी पिक्चर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। संघर्ष करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? पहले मतदान फिर जलपान। जनता के बीच से वोट मांगने आए। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आपकी जिंदगी बेहतर बनी है, हाँ या ना? ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को बचाने का भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। बयानों के बाउंसर के बीच यूपी में चौथे फेज के लिए बुधवार को वोटिंग होने जा रही है। कुल 7 चरणों में यूपी में वोटिंग हो रही है, जिसमें से 3 चरण के वोट डाले जा चुके हैं। अब चौथे चरण में यूपी के अवध इलाके में वोटिंग होगी। खास बात यह है कि इस फेज में उस लखनऊ में भी वोट डाले जाएंगे जो देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ के साथ ही सीतापुर, लखीमपुर, फतेहपुर जैसे जिलों में भी चुनाव है। यूपी का हर जिला किसी न किसी चीज के लिए मशहूर है और चुनाव में इन जिलों के विकास के साथ ही रोजगार से लेकर मंदी की मार तक मुद्दा है। वैसे इस फेज में मुद्दा लखीमपुर का वो थार कांड भी है जिसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचले जाने का आरोप है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं। बीजेपी के विरोधी हर मंच पर इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, तो जवाब में बीजेपी उन्नाव के उस कांड का जिक्र कर रही है जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता के खेत से पिछले दिनों लड़की की लाश मिली थी। कहने का मतलब ये है कि इस फेज के चुनाव में स्थानीय मुद्दों की भरमार है और इन्हीं मुद्दों के जरिए चुनाव की जंग को जीतने की कोशिश में जुटी है पार्टियां।
चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग है। इस वोटिंग के साथ ही यूपी में 231 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। मतलब आधे से अधिक यूपी के वोटर अपना भविष्य ईवीएम में कैद कर देंगे और अब इसी भविष्य के सवाल पर नेता वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने कभी न देखा हो ऐसा विकास यहाँ पर हुआ है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बदली है। किसानों के और गरीब कल्याण के ढेर सारे काम हुए हैं और इसके साथ साथ हर घर में 24 घंटा बिजली का काम भी हुआ है, जिससे जनता बहुत खुश है। भारत माता की। इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव भविष्य बनाने के लिए ही होता है और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से मुद्दे जनता के सामने रखती हैं। पिछले 3 चुनावों का विश्लेषण करें तो हर फेज में चुनावी मुद्दे बदलते रहे। पहले फेज में किसान बनाम कैराना का मुद्दा रहा, दूसरे फेज में हिजाब बनाम केरल कश्मीर मुद्दा बना और तीसरे फेज में यादव बनाम गैर यादव का मुद्दा बनाया गया। मतलब ये है कि जाट, मुसलमान और जाति के मुद्दे पर वोटिंग हो चुकी है। अब जो चुनाव कल होने हैं या फिर आगे हैं, उसको लेकर आतंकवाद का मुद्दा गरमाया जा रहा है। असल में शुक्रवार को अहमदाबाद की अदालत ने 2008 के ब्लास्ट केस में 49 दोषियों को सजा सुनाई। इन दोषियों में 10 यूपी के रहने वाले हैं और 2008 में अहमदाबाद में जो धमाके हुए उनमें से कुछ धमाके साइकिल पर हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले साइकिल पर हुए धमाके को समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया और अब यही यूपी में चुनाव का नया मुद्दा बन गया है। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री ने साइकिल का आतंक कनेक्शन निकाला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे न सिर्फ साइकिल वालों का अपमान बताया बल्कि बीजेपी पर बौखलाने का आरोप भी लगा दिया। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। बाकी के बचे 4 चरणों के चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इसी आतंकवाद को लेकर बयानों की जंग चल रही है। चौथे चरण में 59 सीट, 5वें चरण में 61 सीट, छठे चरण में 57 और 7वें चरण में 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। लिहाजा प्रचार का पूरा जोर अब 5वें चरण के चुनाव के लिए लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में रैली की और बीजेपी के लिए वोट मांगे। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हम सबको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज में थे, जहां कानून व्यवस्था और काम के सवाल पर दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की। आप मुझे बताओ भाई, कि अतीक अहमद के सपा बसपा में बड़े जलवे थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? ये आजम खान की तुती बोलती थी या नहीं बोलती थी? ये मुख्तार अंसारी सबको परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज कहां है? जोर से बोलो कहां है? जोर से बोलो कहां है? अखिलेश
हटा दी तो जेल में रहेंगे क्या? जोर से बोलो, रहेंगे क्या? आप क्या चाहते हो, उनको जेल मिले या बेल मिले? अगर इनको जेल में रखना चाहते हो तो फिर से कमल फूल पर बटन दबाना पड़ेगा। जगह खाली है, 11 लाख पद खाली है। मैं अपने नौजवानों को इलाहाबाद से कह के जा रहा हूँ, राजस्थान के प्रयागराज से समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पद भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। आने वाले चरणों के चुनाव में अब अयोध्या, गोरखपुर और काशी प्रचार के केंद्र में रहने वाला है, क्योंकि 5वें, 6ठे और 7वें चरण के चुनाव इन्हीं इलाकों में होने वाले हैं। सीएम योगी ने अयोध्या जाकर राम मंदिर की पिच पर आज से वोट के लिए बल्लेबाजी शुरू कर दी। योगी ने अयोध्या जाकर 3 बड़ी बातें की हैं। पहला, राम मंदिर का जिक्र किया। दूसरा, आतंकवाद पर वार किया। तीसरा, बुलडोजर का नाम फिर लिया। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो काम प्रारंभ हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम मायावती जी, बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? और क्या ये काम बबुआ कर पाते? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? याद करिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी, उसने पहला निर्णय क्या लिया था? आतंकवादियों को छोड़ने का। बीजेपी का हाथ अन्नदाता किसानों के साथ, बीजेपी का हाथ बेटियों की सुरक्षा के साथ, बीजेपी का हाथ गौ माता की रक्षा करने के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। भाइयों बहनों, जब मजबूत और दमदार सरकार होती है तो एक हाथ में विकास की छड़ी लेकर के चलती है और दूसरे हाथ में बुलडोजर भी साथ साथ चलता है। दोनों जब साथ चलते हैं तो विकास दिखता है। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में चुनाव 5वें फेज में 27 तारीख को है और ये पहला चुनाव है जो राम मंदिर निर्माण के दौरान यूपी में हो रहा है। अब तक यूपी के चुनावों में राम मंदिर चुनावी एजेंडों का हिस्सा हुआ करता था। अब ये पहला चुनाव होगा जब प्रचार के बीच मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या अब चुनाव प्रचार में दिखने लगा है, लिहाजा हमने भी अयोध्या के लोगों का मन टटोला है। सुनने जा रही है सीएम? हाँ। कहाँ से आई है? मीठे गांव, कुचेरा बाजार, मीठे गांव। सब एक ही गांव से आई है? हाँ जी। गरीबी हटावे ताई सब व्यवस्था कर रहे हैं, हमरे सबके ताई, गरीब लोगन के ताई का राशन मिलता है फ्री में। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में। आज छोड़ दीजिए उनको, आप बताइए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। महिला अब रात को निकलती हैं तो डर लगता है कि पहले जैसी? नहीं, रात के निकलत रहे तो डर लगता रहा, अब घर में बन गया तो नहीं डर लगता है। हाँ, आप क्या कहेंगे? हमें आप गरीब औरतन का जो है नौकरी मिले। आपको नौकरी मिली कि नहीं? हाँ, हमें मिली है। लग ऐसा रहा है मानो बीजेपी अगले फेज के चुनावों में 2 ही मुद्दों पर फोकस कर रही है, एक राम मंदिर और दूसरा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अलग जगाने के लिए एक ओर गुजरात ब्लास्ट का जिक्र हो रहा है तो दूसरी ओर मजबूत सरकार की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच की रैली में यूक्रेन और रूस में चल रहे झगड़े की ओर इशारा किया और मजबूत सरकार के लिए वोट मांगे। साथियों, आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है।
जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बीजेपी की कोशिश राष्ट्रवाद और मंदिर के नाम पर चुनाव को ले जाने की है, तो समाजवादी पार्टी रोजगार और महंगाई को ही मुख्य मुद्दा बनाकर रखना चाहती है। डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और ये लाल वाला गैस का सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई कि नहीं हुई? पेपर आउट हुए कि नहीं हुए? यूपी में अब तक आधे चरणों के चुनाव प्रचार की पूरी पिक्चर यही है और इंतजार कीजिए कि 10 मार्च को किसकी पिक्चर हिट होगी और किसकी फ्लॉप। तो कल लखनऊ सहित 59 सीटों पर वोटिंग है और अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो वोट देने घर से जरूर निकले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।